नमस्ते जी। आज धुंध काफ़ी है। आज 14 है, कल अमावस्या है पौष मास की। आर्य समाज के इतिहास में लोहारू कांड, जो आजकल लोहारू है, वो जो राज्य था लोहारू राज्य, वो आजकल जिला भिवानी की एक तहसील के रूप में है। परंतु जब भारतीय संघ में रियासतों का विलय नहीं हुआ था, उससे पहले वो एक छोटी रियासत के रूप में वो था। और वहाँ लगभग 70 से 75 गांव, ऐसा बताते हैं कि 75 के करीब गांव थे। और इस रियासत में मुगलिया खानदान के नवाब अहमद खान बख्श, उसके परिवार के लोग शासन करते थे। और इस स्टेट को ग्रामीण जनता बावनी के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि यहाँ श्योराण खाप जो है, श्योराण गोत्र, उसके 52 गांव हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं। और 1941 की जनगणना के अनुसार ऐसा बताते हैं कि इस रियासत की जनसंख्या लगभग 27,000 के आसपास थी और हिंदुओं की आबादी कितनी थी? लगभग 65%। और लोहारू में आर्य समाज की जो स्थापना हुई, उसके प्रेरणा स्रोत पंडित जनार्दन जी थे और ये जींद रेलवे में कार्यरत थे। इन्हीं की प्रेरणा से पंडित गंगानाथ जी सत्यार्थी ने ठाकुर भगवंत जो सिंह थे, उनके सहयोग से पहले 9 सज्जनों को आर्य समाज का सदस्य बनाया था। और 1 अप्रैल 1940 को आर्य समाज लोहारू की स्थापना की थी। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हरियाणा में सभी जगह आर्य समाज का प्रचार प्रसार 1940 से पहले हो चुका था, परंतु आर्य समाज के कॉलेज और गुरुकुल दोनों ही भागों ने हरियाणा की हिंदू बाहुल्य जनता जो थी, उसको लोहारू रियासत की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि सन 1935 में लोहारू राज्य में जाट आंदोलन भी हो चुका था। और 1940 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से प्रचार करने के लिए पंडित हरदयाल जी सिद्धांत भूषण आए और शालीग्राम जी प्रचार के लिए आए। और इस प्रचार के कार्य के लिए नवाब ने ठाकुर भगवंत सिंह को 20 वर्ष की राज्य की नौकरी से अलग कर दिया और गंगानंद जी सत्यार्थी को लोहारू राज्य से डाक तार विभाग से बदली करा दी गई। इसके बाद 26 जुलाई 1940 को मनशाराम भजनोपदेशक, मनशाराम तोप के नाम से आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, भजनोपदेशक लोहारू राज्य में आर्य समाज के प्रचार के लिए बुलाए गए। इस प्रकार प्रचार करते करते 1 वर्ष बीत गया तो निश्चय हुआ कि लोहारू आर्य समाज का वार्षिक उत्सव होना चाहिए और इस अवसर पर आर्य समाज मंदिर की आधारशिला भी रखवानी चाहिए। और इसी अवसर पर आर्य समाज के निमंत्रण पर, लोहारू आर्य समाज के निमंत्रण पर आर्य समाज के फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, भगत फूल सिंह जी, धर्मवीर वेदालंकार जी, समर सिंह वेदालंकार जी, चौधरी न्योनंद सिंह जी भजनिक, जयप्रकाश धनुर्धर जी, महाशय शीशराम जी, महाशय बद्री प्रसाद इत्यादि सज्जनों ने लोहारू पधारना स्वीकार किया। और जलूस पर वहाँ लाठीचार्ज का क्या इतिहास है? आर्य समाज लोहारू के जो कार्यकर्ता नवाब से नगर कीर्तन और जुलूस की आज्ञा मांगी। नगर कीर्तन और जुलूस की आज्ञा तो मिल गई, परंतु शहर में प्रचार के लिए प्रवेश करने की मनाही कर दी गई। इस प्रकार नगर में जो कीर्तन और जुलूस की आज्ञा थी वो नकारात्मक ही थी। यह स्थिति 29 मार्च 1941 को आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दीवान से फिर मिला और नगर कीर्तन आदि की फेरी की आज्ञा के संबंध में, प्रचार के संबंध में मिला, परंतु दीवान जी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। और उत्तर नहीं दिया तो ये सारी कार्रवाई स्वामी स्वतंत्रानंद जी के आने तक उन्होंने स्थगित कर दी। स्वामी जी के आगमन पर राज्य के जो दीवान थे, तहसीलदार थे, वे आर्य समाज कार्यकर्ताओं के पास आए और कहा कि नवाब ने जुलूस की आज्ञा दे दी है। और राज्य के अधिकारियों के कहने पर स्वामी स्वतंत्रानंद जी के नेतृत्व में जुलूस चला और साथ में जमालुद्दीन इंस्पेक्टर और 25 सिपाही भी चले। देखिए धर्मप्रेमी सज्जनों, कितना एक सोचा समझा षड्यंत्र था। जमालुद्दीन इंस्पेक्टर साथ में चल रहा है, स्वामी स्वतंत्रानंद जी जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। और मंडे निकलने पर जमालुद्दीन ने जुलूस रोका और स्वयं शहर में जाकर थाने के सामने आर्य समाज के विरोधियों को इकट्ठा किया। और जुलूस जब थाने के पास आया तो उसने देखा कि उसकी इच्छा के अनुसार आगे आदमियों के समूह लाठी, कुल्हाड़ी और भाले लिए खड़ा है। सिपाही बंदूक की नाल को दीवार पर रखकर जुलूस की ओर मुख किए खड़ा है। तो कार्यकर्ताओं को परिस्थितियों को देखते ही समझने में देर नहीं लगी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को, और दिन छिप रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, स्वामी जी आप ठहरे, नमाज का समय है। स्वामी जी ने भी कहा, ठीक है, हमारा भी संध्या का समय है। खड़े होकर जुलूस ने संध्या आरंभ कर दी। संध्या समाप्त होते इंस्पेक्टर ने कहा, स्वामी जी आप अपना जुलूस ठाकुरों वाली दूसरी गली में ले जावें। जुलूस जब दूसरी गली में मुड़ा तो जमालुद्दीन के इशारे पर भीड़ जो थी एकदम से जुलूस पर टूट पड़ी। और नमाज और संध्या के समय तो इंस्पेक्टर बहाना बना रहा था, उसकी चाल थी अंधेरा और घनेरा हो जाए, जिससे जुलूस पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति गुरिल्ला ढंग से भी मार कर भी जाएं और पहचाने भी न जाएं। इंस्पेक्टर अपनी नीति में सफल हुआ
और आक्रमण का सबसे अधिक जोर किस पर था? स्वामी स्वतंत्रानंद जी पर था। पहले तो वो प्रत्येक वार से अपने डंडे से रोकते रहे, परंतु जब उनका डंडा टूट गया तो उनके सिर और हाथ पर वार होने लगे, परंतु और परिणाम क्या निकला? उनके शरीर पर बहुत सी चोटें आई। इसके अलावा भगत फूल सिंह जी को, शीशराम जी को, चौधरी गार्ड सिंह जी को, न्योनंद सिंह जी को, जयप्रकाश जी को भी बहुत सी चोटें आई। लोहारू कांड में वैसे तो लगभग 60 के करीब आर्य समाजियों को चोटें आई थी, परंतु उनमें से सबसे अधिक जो चोटें स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, पंडित जयप्रकाश जी धनुधर, भगत फूल सिंह जी गुरुकुल भैंसवाल, स्वामी केवलानंद जी, चौधरी राजाराम जी पाली जयपुर, चौधरी भोलाराम जी खेतड़ी जयपुर, गोविंद राम जी गांव जेबली जींद, भरत सिंह जी कुतकपुरा जींद, गोहड़ सिंह बशेरा बड़ेसरा जींद, नथुराम जी प्रधान आर्य समाज लोहारू और चौधरी हुक्मी राम जी आर्य समाज लोहारू और चौधरी शिवकर्ण जी आर्य समाज लोहारू को आई थी, और इस कांड की जांच के लिए आर्य जगत के लिए चिंता का विषय बन गया था। समाचार पत्रों के इसके विषय में बहुत कुछ लिखा गया और इस कांड को सार्वदेशिक सभा दिल्ली और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अपने अपने ढंग से जांच की। सार्वदेशिक सभा के जो उपमंत्री थे ज्ञानचंद जी, वो लोहारू आए और दीवान से मिले, और दीवान से मिलने के बाद आर्य समाज ने 2 मांगे रखी। इस कांड की निष्पक्ष रीति से जांच कराई जाए और अपराधी को पूरा दंड दिया जाए। आर्य समाज का उत्सव लोहारू में पूरी शान शौकत के साथ किया जाए, क्योंकि लोहारू का आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकार क्षेत्र में था, और इस कांड में जांच का पूरा उत्तरदायित्व सभा ने अपने हाथ में ले लिया। और सभा के प्रधान उस समय राय बहादुर बद्रीदास, उन्होंने 22 जुलाई 1941 को लाहौर से एक वक्तव्य प्रकाशित कराया। आज मुझे फिर लोहारू कांड पर एक वक्तव्य प्रकाशित करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा को यह पता चला है कि लोहारू के अधिकारियों ने निर्दोष आर्य समाजियों पर हमला करने वाले को पकड़ने की बजाय वहां के आर्य समाजियों पर फौजदारी का दावा भी दायर कर दिया है, और लाहौर में प्रतिनिधियों की खास बैठक बुलाई गई और उसमें प्रस्ताव पास किया गया। लोहारू में आर्य समाज के शांत और पुलिस की निगरानी में निकल रहे जुलूस पर मुसलमानों ने हमला किया। उस हमले में आर्य समाज ये सभा जो है ये निंदा करती है कि जुलूस निकालने की आज्ञा भी ले ली गई थी। इस पर हमला करने आए सार्वदेशिक सभा दिल्ली के प्रधान स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज और 60 से ज़्यादा आर्य समाजी जख्मी हो गए और स्थानीय आर्यों के साथ कठोर व्यवहार किया गया, ऐसा बताते हैं। लोहारू के जिन लोगों पर इस कांड में प्रसंग में अभियोग चलाया गया उनकी पैरवी का प्रबंध सभा ने किया। 26 अप्रैल 1941 को बख्शी रामकृष्ण एडवोकेट जी हिसार, लाला सुखदेव जी एडवोकेट हिसार और लाला सत्याभूषण एडवोकेट डेरा गाजी खान लाहौरू गए, और वे वहां अभियुक्तों और रियासत का जो दीवान था वो रियासत के दीवान से भी मिले। और देखिए कितनी एनर्जी उस समय वेस्ट हुई होगी। उस समय इंटरनेट नहीं थे सज्जनों, उस समय मोबाइल ये तेज चलने वाली गाड़ियां भी नहीं थी। और लाला सत्याभूषण ने तो सभा को सूचना भी दी थी कि दीवान साहब अभियुक्तों पर से अभियोग वापस लेने के लिए, मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने शर्तें मान ली हैं क्या कि नथुराम और ठाकुर रतन सिंह को तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। नथुराम जी और महाशय जी और ठाकुर रतन सिंह जी जो इस बतौर विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में बंद और उनके खिलाफ भागे हुए अभियुक्त भगवंत सिंह जी, चानू सिंह जी, रिशाल सिंह जी, हुक्मी सिंह जी, गोपाल जी, गंगा शाह जी ये मुकदमे उठा ले जाएंगे। और ताजी रातें हिंद की दफ़ा 323, 147 और वहाँ है 453 ऐसा है 21। लोहारू जो तहसीलदार को उसकी अदालत ने दफ़ा 87 और 88 के अधीन मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल की अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं वो मनसूख करा दिए जाएंगे। बख्शी रामकृष्ण और संघर्ष समिति का कोई भी सदस्य 11 मई 1941 को जब अदालत में उपस्थित होगा तो उसके सामने मुकदमे उठा लिए जाएंगे और सब तरफ की कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी। आर्य समाज को लोहारू में धर्म प्रचार की पूरी स्वतंत्रता होगी और आर्य समाज वहाँ मंदिर तैयार कर सकेगा, वार्षिक उत्सव कर सकेगा, नगर कीर्तन जुलूस निकाल सकेगा, सभी न्यायोचित साधनों से अपनी धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार कर सकेगा। रियासत के राज्य कर्मचारी आर्य समाज के काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। और इस घटना को लेकर आर्य समाज अखबारों में आंदोलन किया जा रहा है, उसे आर्य समाज बंद कर देगा। ऐसी वो ये जो इन शर्तों का जो विषय था वो सभा को भेज दिया गया। मुकदमा उठ जाने के बाद अभियुक्तों की जमानत पर हवालात से मुक्त कर दिया गया और मुकदमे के डर से जो लोग दूसरे स्थानों पर छिप गए थे वे भी लोहारू वापस आ गए। उन्हें आशा थी कि जमानत पर सभी रिहा कर दिए जाएंगे, परंतु इससे विपरीत स्थिति मिली। जिन अभियुक्तों ने अपने आप को रियासत के हवाले किया था उन पर भयंकर अत्याचार होने लगा। सभी के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। गंगा सहाय को जो चौधरी गंगा सहाय जी थे उनको काठ में लगा दिया गया। काठ इस प्रकार की यंत्रणा देने वाली लकड़ी को कहते हैं जिसके बीचों बीच अलग अलग पांव फंसा दिए जाते हैं और फिर लकड़ी को चौड़ा करते हैं और कैदी के पांव चौड़े हो जाते हैं
और यहाँ तक कि पैर फटने को हो जाते हैं। और ठाकुर भगवंत सिंह जी को सामने वाले खुले कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे कष्ट देखकर माफ़ी मांग ले। चौधरी गंगा साहे काठ में लगा देने के कारण किसी आर्य समाजी कैदी ने भोजन नहीं किया। उनकी पत्नी को भी बहकाया गया, परंतु सच्चे आर्य होने के नाते उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। धन्य है रे वो आर्य वीर। आज तो थोड़ा सा कष्ट आते ही उनके शरण में चले जाते हैं। सभी की ओर से पॉलिटिकल एजेंट की सेवा में सारा मामला लिखकर भेजा गया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई। इसके उपरांत नाभा से एक मुस्लिम मजिस्ट्रेट कांड के संबंध में न्यायिक जांच करने के लिए आया, लोहारू आया, परंतु आर्य समाजों ने उसकी नियुक्ति को नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि वो नवाब के प्रभाव में था। और इसके बाद एक सिख मजिस्ट्रेट को जांच के लिए भेजा गया। कुछ देर मुकदमा चलने पर रियासत की ओर से समझौते की मांग रखी गई और दोनों ओर से समझौता हो गया और आर्य समाज का काम दूर के लोगों की दृष्टि में तो ठीक से शुरू हो गया, परंतु लोहारू वाले ही जानते थे कि उनके मार्ग में बहुत बाधाएं थी। लोहारू कांड के मुकदमे के बीच में ही स्वामी क्रमानंद जी का आगमन लोहारू आर्य समाज के लिए वरदान सिद्ध हुआ और स्वामी जी ने लोहारू के आर्यों को उत्साहित किया और आर्य समाज लोहारू का फिर से चुनाव हुआ और इसमें प्रधान और मंत्री आदि जो चुने गए। तो इतिहास से सबक ले लें। ये जहाँ जहाँ लोहारू का जो नवाब था उसको पता चलता है कि स्वामी जी सत्यानंद ने इच्छा प्रकट किया इस समय लोहारू आर्य समाज के उत्सव पर पधारेंगे और जबकि आर्य समाज मंदिर बनकर तैयार हो जाए, जिसकी आधारशिला स्वयं उन्होंने ही रखी। पंडित भरत सिंह जी शास्त्री, सिद्धांत भूषण और स्वामी ईशानंद जी वो उनकी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए थे और उस मंदिर के निर्माण में बाधा डालने के लिए राज्य के कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। राज्य कर्मचारियों ने रियासत के लोगों को डराना धमकाना शुरू किया। कई नंबरदारों ने भरत सिंह शास्त्री जी को लिखा कि नवाब ने 16 अक्टूबर 1945 को दशहरे के दिन अपना दरबार लगाया और नंबरदारों को भी आज्ञाएं दी, तुम अपने गाँव में किसी आर्य समाजी को ठहरने के लिए स्थान मत दो और न ही उन्हें भोजन दो, न किसी से देने को कहो। जहाँ जहाँ आर्यों के विद्यालय हैं उन्हें बंद कर दो, उन्हें पढ़ाने के लिए अपने लड़कों को न भेजो। ऐसे मतलब लोहारू के जो नवाब थे उसने अपने राज्य आर्य समाज को दबाने के लिए ऐसी भरसक प्रयत्न किए। आर्यों को किसी प्रकार का चंदा न दो, ऐसा उन्होंने अपने प्रचार में कहा। यदि कोई आदमी आपके घर में आर्य उपदेशकों को ठहराता है, भोजन खिलाता है, चंदा देता है, तो उसकी रिपोर्ट नवाब को देने के लिए कहा गया। देखिए सज्जनों, आर्य समाज पर क्या नहीं बीती, क्या क्या नहीं सहा आर्य समाज ने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आर्य समाज की सहायता करें।